ये कोई मामूली वाकया नहीं है। पाकिस्तान का एक दिल जो है वो आपने कश्मीर निकाल के जो है वो भारत की प्लेट में रख दिया, और एक उनका नापाक झंडा वहां लहरा दिया, तिरंगा, जिसको हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि वो तमाम किरदार जिन्होंने कश्मीर को बेचा है, और वो देख लें आप, दुनिया के अंदर भी वो ख्वार हो रहे हैं, और अल्लाह के हजूर भी जो है उनकी पकड़ सख्त होगी। जो पॉलिटिकल सेल भुट्टो साहब के दौर में हमारी इंटेलिजेंस इदारे के अंदर कायम किया गया था, अब वक्त है कि उसको खत्म कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ उस वक्त की रिजीम के तीन अहम लोग थे। एक आर्मी के सरबराह थे, एक आईएसआई के सरबराह थे, और एक वजीर आजम पाकिस्तान जो हुकूमत के सरबराह थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कार बगा, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक सीनियर तजियाकार और जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे, तहरीक नौजवान पाकिस्तान के बानी अब्दुल्ला हमीद गुल। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब्दुल्ला साहब, जनरल हमीद गुल साहब के खदशात थे पाकिस्तान के हवाले से, और खदशात ये थे कि पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान पर इन्वेस्ट कर रही हैं, और एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी अदारों के सामने खड़ी हो जाए। और बदकिस्मती से हमने 9 मई भुगता, 9 मई को हमने फेस किया, देखा, विटनेस किया। हम 9 मई तक पहुंचे कैसे, और उसके बाद के हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका। देखिए, मेरे वालिद ने 94 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था, फौज और अवाम का मुमकिना तसादम, और उसमें वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जब हालात ऐसे बनेंगे कि पाकिस्तान को पहले तो सरहदी मामलात में उलझाया जाएगा, और जब पाकिस्तान उसमें काबू नहीं आएगा तो फिर उसको जो है वो दहशतगर्दी की जंग में उलझाया जाएगा। दहशतगर्दी में काबू नहीं आया तो फिर उसको इक्तसादी मुश्किलात का शिकार किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर काबू ना आया तो फिर उसको अपने ही लोगों को उसके खिलाफ भड़का दिया जाएगा। उसकी रियासत, उसके इदारों, उसकी जो पहली दिफाई लाइन आईएसआई है, और उसकी जो आखिरी दिफाई लाइन अफवाज पाकिस्तान है, उसके मुतलिक शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाएंगे। तो भाइयों को लड़ाने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो शक पैदा करना होता है, जब आप दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर दें। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है, जो मौजूदा पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आया, वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे शिफ्ट के ऊपर जा रहा है जो लुक वेस्ट पॉलिसी से लुक ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये जो चाइना के साथ पाकिस्तान की कुर्बतें हैं, ये दुनिया को पसंद नहीं आ रही। अभी हालिया जो आसिम मुनीर साहब का दौरा हुआ और वो चाइना गए, तो 58 अरब डॉलर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये मंसूबा था, जो रेलवे का काशगर से लेके जो है इन्होंने गवादर तक है, 1860 किलोमीटर, इसके ऊपर इन्होंने काम शुरू किया। अब ऐसे ही वक्त के अंदर हमने देखा कि मुल्क में एक दफा फिर जो है इंतशार की हवा, उसने जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया। अब ये हालात जैसे भी पहुंचे, क्यों कर पहुंचे, कैसे पहुंचे, मेरे ख्याल में सबसे पहले आज की जरूरत है कि 9 मई के वाकयात के ऊपर, इतना बड़ा वाकया है, सानिया है सकूते ढाका के बाद मैं इसको दूसरा बड़ा सानिया कहता हूँ, लेकिन इसकी तहकीकात क्या एक सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से नहीं होनी चाहिए? क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे रिलक्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट को रिलक्टेंस नहीं शो करनी चाहिए, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स के शकूक व शुबहात तब दम तोड़ जाएंगे जब एक फुल बेंच सामने बैठेगा और आजादाना तहकीकात करवाएगा। उससे पता चल जाएगा कि अगर किसी शख्सियत की इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी बैरूनी मदाखलत है, या अंदरूनी तौर पर कोई सहूलतकार है, वो इदारों में है या इदारों से बाहर है, वो सियासतदान है या वो कोई साहिब इस्तात हैं, सबका सब सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जो कि मेरे ख्याल में इस कौम के साथ जाती है। ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों के क्यों ऊपर नहीं हो रहा चीजें सर? तश्त-ए-बाम हों। अब्दुल्ला साहब, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस पे तहकीकात क्यों नहीं हो रही? देखिए, ब्रेड शर्मन की एक बड़ी ही अजीबो-गरीब बात सामने आई। कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन, जो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि मैं, ये उनकी स्टेटमेंट है कि मैं इमरान खान साहब के साथ बात कर रहा था और ऐन उसी टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन का जो है वो इनका जो इलेक्शन का जो डेट थी वो दे दी, और ये हमारे बिल्कुल ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ। अब ये ब्रेड शर्मन को ये लफ्ज़ बोलना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हैरान कुन बात है। और देखिए ना, बात ये है कि जो अदलिया की डिवाइड है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हो चुकी है, हो रही नहीं है। और इसको पाटने के लिए ज़रूरत है कि मामलात जो थे, वो असेंबलियों से बाहर निकले। असेंबलियों से बाहर निकले तो फिर ये निकले सड़कों पर आए, सड़कों से अवाम में आए, अवाम से जो है वो मीडिया पे आए,
मीडिया से अदालत में गए, और अगर अदालत में भी ना तय हुए तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये इतने भयानक नतीजे इसके आ सकते हैं। दूल्हा साहब, इसके पाकिस्तान में स्टेक होल्डर कौन थे जिन्होंने 9 मई को सहलतकारी की? आप अपने ब्लॉग्स में भी इनका जिक्र करते रहे, ये कौन लोग हैं? देखिए 9 मई को जो प्लान था वो तो 25 अप्रैल को तय हो चुका था, लेकिन ये बाद में पता चला कि जब उन्होंने प्रोब किया, लोगों ये को कहाँ पे पकड़ा तय हो और चुका उसके था? बाद पता चला। जी सॉरी? ये कहाँ पे तय हो चुका था? ये तय तो मगरिब में हुआ था। ये तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि यहूद-ओ-हनूद पाकिस्तान में की इसके एक स्टेक होल्डर साजिश कौन है। थे? मैं जानना चाहता पाकिस्तान में इसके पाकिस्तान में इसके स्टेक होल्डर्स वो हैं जो चाहते थे कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो। उनको अपनी ज़ात और अपने मफादात अज़ीज़ थे, ना कि रियासत का किरदार। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी अगर लोग थे, चाहे उनके अंदर गम-ओ-गुस्सा ही था, उनका रुख जो है वो तो ऐवानों की तरफ होना चाहिए था इक़्तिदार के। उनका रुख जो है वो पार्लिमान की जानिब होना चाहिए था, चाहे वो सूबाई हों, चाहे वो कौमी हो, गो के वो भी गलत है। लेकिन उनका रुख जो इदारों की जानिब, एयर फ़ोर्स बेसों की जानिब हुआ, ये बड़ा खतरनाक था। इसका मतलब है कि मकासद कुछ और थे। अब इसके अंदर एक बात और अहम है, वो ये है कि इमरान खान साहब की जगह कोई भी अगर आदमी हो, आप माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं, अगर आपके पास 70% पाकिस्तान की हुकूमत हो और पीडीएम की हुकूमत जो है वो बहुत बुरा परफ़ॉर्म कर रही हो, तो आप क्या करेंगे? क्या अपनी हुकूमतें तोड़ देंगे या अपने वक़्त का 4-5 महीने इंतज़ार करेंगे और ताकि वो अपने वज़न से अगले मुखालिफिन गिर जाएँ और आपको आपका जो नैरेटिव है वो सच्चा साबित हो जाए। अब इसका मतलब है कि 95% पीटीआई के लोग जो है वो कह रहे थे कि जी हम किसी सूरत हुकूमत नहीं तोड़ना चाहिए, ये गलत फैसला होगा, लेकिन जमहूरियत का एहतराम नहीं किया गया और फर्द वाहिद का फैसला सामने आया। इसका मतलब है कि मकसद कुछ और था, मकसद इक़्तिदार नहीं था। इक़्तिदार होता तो फिर उस इक़्तिदार के साथ जुड़े रहते और बेहतर परफ़ॉर्म करके है? अपने आप को आपने सामने लाते। आपने अपने ब्लॉग्स में ज़िक्र किया था कि इसमें कुछ लोग शामिल हैं और आपने उनको चंद ढके-छुपे अल्फाज में कहा कि शायद वो पाकिस्तान की कुछ अदारों के लोग हैं, कोई जुडिशरी की तरफ भी मामला जा रहा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जनरल हमीद गुल का बेटा जनरल हमीद गुल ने कभी कोर्ट वर्ल्ड में बात नहीं की। उन्होंने तमाम सिनेरियो को कभी ग्रे एरिया में नहीं रखा। आप इस मामले पर खुल के क्यों नहीं बोल रहे? कौन लोग थे सर? नाम लें। पाकिस्तान के नहीं शो मैं का सवाल है। देखें, मैं बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है इनिशियल जो आपके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं या जो मेरी नज़र से चीज़ें गुज़री हैं, उसके मुताबिक जो है वो कोई हतमी ऐसी बात नहीं आई। किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी मैं नहीं चाहता कि मैं भी उसी तरह से इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दूँ बगैर सबूत और शवाहिद के, लेकिन मैं शवाहिद इकट्ठे कर रहा हूँ और मुझे ये अंदाज़ा है कि वो लोग जिन्होंने 2018 के अंदर एक बहुत सोच समझ के एक ऐसा मंसूबा बनाया था जिसके अंदर उस टाइम पे उनके मुताबिक वो सही होगा शायद कि वो मुस्तकबिल में एक बहुत बेहतर अंदाज के अंदर काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर मफादात अजीज हो गए, रियासत जो है वो पीछे रह गई और सियासत आगे निकल गई। इसलिए एक दो बातें तो बड़ी अहम है, वो ये है कि क्या वजह है, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब जैक गोल्डस्मिथ जो हैं, जो कि गोल्डस्मिथ साहब के बेटे हैं और इमरान खान साहब के जो है वो पुराने साला साहब भी हैं, वो आज उनके लिए बड़े मुतहर्रिक हैं। क्या वजह है कि जो इस टाइम पे आपकी जो एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, जो कि मशहूर यहूदी फैमिली है, 500 बिलियन से ज़्यादा उनके डॉलर के असासाजात हैं, वो क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पे? वो लोग जो पाकिस्तान से भाग गए, आदिल राजा जैसे, हैदर मेहदी जैसे लोग, आखिर वो मगरिब की गोद में परवान क्यों चढ़ रहे हैं? उनको कैसे आज़ादी राय का इतना हक दे दिया गया कि वो पाकिस्तानी अंदरूनी मामलात में, एक होता है राय पेश करना और एक होती है बाकायदा लोगों को बताना कि आप ये जगह पे जाएं, इसके घर पे अटैक करें, इस मोहल्ले में ये एड्रेस है। ये सोशल मीडिया के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। वकार साहब आप इस बात को बहुत अच्छा जानते हैं। अब ये बताइए कि फिर उनकी पकड़ क्यों नहीं हो रही, उनको क्यों नहीं जो है वो उसके ऊपर, और खास तौर पे जब वो लोग पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर हों। पॉलिटिकल असाइलम पे ऊपर आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते, लेकिन आप ना सिर्फ वहां लफ्ज बोल रहे हैं बल्कि बकायदा फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप जो है वो उस डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि बजाते खुद सोशल मीडिया का भी और उस ममालिक का भी क्राइम है जिसमें वो लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है कि जैक गोल्डस्मिथ और रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो कि यहूदियों के हवाले से और जो हनूद के हवाले से उनके ताल्लुकात हैं और जिनके कब्जे में इस टाइम पे तमाम सोशल मीडिया मौजूद है,
वो इस चीज़ को होने नहीं दे रहे, यानी कि उनको गिरफ्त में नहीं लाने दे रहे। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से वो 1380 अकाउंट जो कि फ़ेसबुक के ऊपर चल रहे थे, वो 447 ट्विटर ट्रेंड्स जो चलाए जा रहे थे उस दिन 9 मई को, और इसी तरीके से जो दीगर तकरीबन कोई 16,000 के वो लोग, और वो लोग जो बाकायदा 200 मुसल्लह अफ़राद जो वहाँ गए और उन्होंने बाकायदा एक जंग का माहौल पैदा किया, जिन्होंने जो है अपनी तमाम तरजीहात जो थी वो बजाय इसके कि वो सियासत की तरफ लगाते, उन्होंने पाकिस्तानी रियासत को निशाना बनाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ज़ुल्म हुआ। सर ये बहुत बड़ा जुल्म है, मगर एतजाज अहसन साहब सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो कैंट के इलाके होते हैं, कोर कमांडर हाउस होता है, जीएचक्यू होता है, वहां पर सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। वहां पर कोई इस तरह नहीं हो सकता कि आप जाएं और हमला बोल दें। और फिर जब वहां पर शर्पसंद लोग घुसे तो इतनी देर वहां पर जलाओ गिराओ किया, तबाही मचाई, तो वहां पर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? वहां पर फोर्सेस क्यों नहीं पहुंची? पुलिस रेंजर्स क्यों नहीं पहुंचे? तो एक सवाल है सर, आप पाकिस्तान के मामलात को बड़ा अच्छे से। देखें, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एतजाज़ अहसन साहब भी गलत नहीं बात कर रहे। लेकिन मुझे ये बताएँ कि क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो चलो एक साइड पे कर दें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ी सिक्योरिटी है, वो तो क्या अमेरिका के कैपिटल हिल के ऊपर नहीं है? जब वहाँ लोग चढ़ दौड़े इनके ज़माने में ट्रंप साहब के, तो फिर वो क्या था? अब आप देख लें। इसी तरीके से जो बाकायदा पेंटागन जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह है, उसके ऊपर हमला हो जाता है बाकायदा 9/11 के आज। इसी तरीके से जो भारतीय पार्लिमान है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, ये नहीं है कि कोई अनहोनी बात है, लेकिन ये हकीकत है कि उस टाइम पे क्योंकि फ़ौज ये प्रेडिक्ट कर रही थी पिछले कई सालों से कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, वो क पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा एक लागू कर दी गई है। और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर वो अगर अफ़वाज पाकिस्तान गोली चलाते, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने बाकायदा ये बोला, ये तो उनकी एक खातून राफ़िया के साथ बातचीत मौजूद है, जिसमें वो कह रही हैं कि कमबख्त मार्शल लॉ ही नहीं लगाते। यानी कि वो देखिए ना यानी कि आप मकसद ये है कि मार्शल लॉ लगाए भी जाए। नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम अगर घरेलू खवातीन की बात उठा के शुरू कर दें और मोबाइल फोन टैपिंग शुरू करें, तो आपको पता है कि किस किस नौयत की बातें होती हैं और उनको हम स्टेट के मामला में। हाँ, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ इस आपने बात एक से। जिक्र किया था कि आजम स्वाति एक कोड वर्ड है आपके अपने ब्लॉग में, और वो एक खातून का नाम है। सर फिर वही बात है कि अब्दुल्ला हमीद गुल, जनरल हमीद गुल का बेटा, एक औरत का नाम क्यों छुपा रहा है? सर नाम लें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर होती हैं, जो वक़्त के साथ अभी आपको 2-4 दिन के अंदर मेरा ख़्याल है कि बाकायदा हम हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, जिसके अंदर तमाम शवाहिद, सबूतों के साथ जो है वो लोगों के पेश किए जाएँगे। उसमें आपको वो कोड वर्ड वाली खातून जो आज़म सवाती का जिनका नाम है, वो आपको सामने आएगा। तो फिर आपको देखिए ना, अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं वक़्त से पहले बयान कर दूँ, तो शायद वो लोग जो कि इस टाइम पे अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक खिलवाड़ किया है, उनको शायद कोई जगह मिल जाए। इसलिए मैं ये एक नेशनल राज़ के तौर पर, जो कि मेरा ख़्याल है कि एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से मुझे ये बात फ़िलहाल अभी इसके ऊपर उस अंदाज़ में लबकुशाई नहीं करनी चाहिए। सर हमारे पास वक्त कम है, हम सवाल ज्यादा है, शॉर्टली कर लेते हैं कि मुझे ये बताएं कि आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं? मैं बिल्कुल जमहूरियत के ऊपर यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं ये जो जमहूरी तरीके हैं, जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, ये जमहूरियत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ अगर इसको अंग्रेज़ी में ये कहा जाए कि ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले मैंने इसको कहा कि फॉर द एलीट, बाय द एलीट, ऑफ द एलीट, बल्कि अब मैं ये कहता हूँ कि फॉर द थीव्स, बाय द थीव्स, ऑफ द थीव्स है। सर सीधी-सी बात है। एक सियासी जमात को खत्म करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, स्क्रिप्ट पढ़वाया जा रहा है, क़यादत उसकी सामने आती है। जो भी चीजें थी, अदालत में मामलात होने चाहिए। आप जमानतें होती हैं और जमानतें इस शर्त पे होती हैं कि आप सियासी जिम्मेदारियां तब्दील करें। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है कि अदालत को भी तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि अभी आपको याद होगा कि अदालत के हवाले से ही एक बहुत अहम जो नुकता है, वो ये है कि अदालत ने जब ये आज तक की तो देखिए ना, आपको वो बेल दे सकते हैं। आपको आने वाले जुर्म के लिए भी बेल दे सकते हैं। ये कैसे हो सकता है जनाब? ये कैसे हुआ? और फिर मुझे ये याद है और आपको भी याद है कि जिस दिन ये वैंडलिज़्म हुआ 9 मई को, उसके बाद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बेल कर दिया।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल किया तो इमरान खान साहब ने तो दरखास्त ही दायर नहीं की थी, तो बेल कैसे हो गई? इसलिए जो सियासी पार्टियाँ हैं, आपने ये तो कहा कि उनको छुड़वाया जा रहा है। लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि ये सियासी पार्टियाँ जो सारे के सारे लोग जो शामिल हुए थे, जिस तेज़ी से शामिल हुए थे, 2018 में चंद दिनों में ये 15-15 लोग एक दिन में शामिल हो रहे थे, तब भी तो हमने गौर करना चाहिए था कि ये अचानक वो किया। इनका किबला और काबा हमने जो है वो तनकीद कैसे तब्दील हुआ? हमने तब भी तनकीद की कि ये विकेटें जो गिराई जा रही हैं, ये ऐसे नहीं गिराई जानी चाहिए पैसों की बुनियाद पे और जहाज़ भरने की बुनियाद पे सियासी जमातें नहीं कायम करनी चाहिए। मगर कुछ लोगों ने तब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सौलतकारी की थी और आज वही लोग इस अस्करी सिमट को निकाल रहे हैं, तो ये भी तो एक गैर मुनासिब चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि जी जो पॉलिटिकल सेल भुट्टो साहब के दौर में हमारी इंटेलिजेंस इदारे के अंदर कायम किया गया था, अब वक़्त है कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ना वो किसी हुकूमत के पास हो और ना ही वो किसी ऑपोज़िशन के लिए इस्तेमाल हो। सियासी मामलात का हल सियासत से निकालना सियासतदानों के चाहिए पास। रादर दैन कि वो आप जो है वो उसके अंदर इदारों को इन्वॉल्व करें। लेकिन जब आप किसी इदारे को ज़िम्मेदारी देते हैं, तो फिर अदारा तो अपना काम करेगा। ये तो आप जैसे आप और मैं इस टाइम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारा ये काम है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर किसी आदमी की आपका कैमरामैन है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपना कैमरा जो है वो उसके साथ मेरे तो काम उसमें करे। उसकी ड्यूटी नहीं इसी लगानी तरीके से सियासत में मुदाखलत की उसकी ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। सर, बिल्कुल, आज़ादी इज़हार राय का हक एक्सिस्ट करता है इस वक़्त पाकिस्तान में? आज़ादी ए इज़हार राय का तो मेरे ख़्याल में हक जितना एग्ज़िस्ट पाकिस्तान में कर रहा है, इससे पहले तो कभी कहीं किया ही नहीं था। आप ये देख लें इज़हार राय और बात होती है, लेकिन आज दुनिया के अंदर जो बड़े इज़हार राय के चैंपियन बनते हैं, वो हॉलोकॉस्ट के मुतल्लिक तो नहीं बात कर सकते। वो जो है किंग के खिलाफ नहीं बोल सकते। अभी हालिया किंग की कोरोनेशन हुई चार्ल्स साहब की, तो क्या चार्ल्स के मुतल्लिक जो 70 आदमी गिरफ्तार हुए जिन्होंने सिर्फ़ ये प्ले कार्ड पे लिखा हुआ था कि ही इज़ नॉट आवर किंग। क्या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? तो ये तो बरतानिया में हुआ है मेरे भाई, ये पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दें। इमरान रियाज साहब गायब हैं, अदालत के सामने पेश नहीं किए जा रहे, अबडक्ट किए गए हैं। आईजी पंजाब कभी ताने-मने अफ़गानिस्तान से मिलवा देते हैं, कभी कोई और स्टोरी सुना देते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया पे सबसे ज़्यादा रेटिंग लेने वाला सहाफ़ी गायब है? मेरा ख़्याल है कि इमरान रियाज़ साहब जो है वो रेटिंग जो भी उनकी रहते रहे, नेगेटिविटी पे लेते रहे, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, लेकिन बहरहाल वो रेटिंग है, उनका एहतराम है। लेकिन उनको बिल्कुल बाज़ियाब होना चाहिए, लेकिन साथ ये भी देखिए कि लोग मुल्क में गायब भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे हमारे सामने केसेज़ नहीं हैं? और सारी बातें को छोड़ दें, इतने साल 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन गायब रहे, पूरा अमेरिका ने ज़ोर लगा लिया, तो नहीं पता चला, कितने साल बाद पता चला और फिर जो है वो जो भी उनका नतीजा हुआ, रियाज तो को हम इमरान रियाज़ साहब को नहीं कंपेयर कर सकते। इमरान रियाज एक सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे बोलने वाला नहीं, छोटा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ज़ाती मुखासमत भी हो सकता है कोई और रीज़न हो। अब क्योंकि दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, कोई ये कहता है कि जी उनको खुद ही जो है वो रूपोश हो गए हैं, कोई कहता है कि नहीं उनको जो है ज़बरदस्ती एबडक्ट किया गया है। वही बात है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ तब एस्टेब्लिश करेंगे, जब अदालत जो है वो एक मुनासिब और एक बराबर का रवैया रखेगी। लेकिन अगर अदालत भी जाके हाज़िरियाँ गाड़ी में लगवाएगी, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जो ज़रूरत है, वो तो फिर खुद ब खुद पेश आ जाएगी, एक लंबा जो कि टॉपिक ठीक नहीं है। पर अभी हमारे पास वक़्त कम है, उस पर डिबेट नहीं कर सकते। आखिर में सर मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। आप कश्मीर पे चूँकि काम करते हैं इसलिए जनरल बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये आया कि उन्हें इस चीज़ का इल्म था, एतमाद में लिया गया। इस हवाले से हामिद मीर साहब ने भी इंकशाफ़ात किए और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब ने भी बातें की। आप कश्मीर के ऊपर काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ उस वक़्त की रिजीम के 3 अहम लोग थे। एक आर्मी के सरबराह थे, एक आईएसआई के सरबराह थे और एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हुकूमत के सरबराह थे। और सदर पाकिस्तान भी, मैं उनको भी बरी-ज़ुबान नहीं करार दे सकता। ये चारों लोग जो हैं, इनके मुतल्लिक पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। पाकिस्तान का एक दिल जो है, वो आपने कश्मीर निकाल के जो है, वो भारत की प्लेट में रख दिया और एक उनका नापाक झंडा वहाँ लहरा दिया, तिरंगा, जिसको हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। मेरा ख़्याल है कि वो तमाम किरदार जिन्होंने कश्मीर को बेचा है और वो देख लें आप दुनिया के अंदर भी वो ख्वार हो रहे हैं और अल्लाह के हज़ूर भी जो है उनकी पकड़ सख्त होगी। अब्दुल्लाह बिन गुल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक़्त का।